वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9। इस पार्ट में हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.4, 1.5, 1.6 और एमसीक्यू को सोल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और वे हर बात जानेंगे जो अभी तक हमने पार्ट 5 तक नहीं पढ़ा है। मतलब यह हमारा नंबर सिस्टम पर आखिरी पार्ट है। आज का यह वीडियो हम एक्सरसाइज 1.4 के पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उससे स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल 10 से 13 तक देखेंगे जो कि लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं आर डी शर्मा में। तब पहला क्या है एग्जाम्पल 10, गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच इज अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, हमें दो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं जिसके प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर हो और क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें बोल रहा है कि एन इरेशनल नंबर हो। मतलब हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं जिसे गुना करने पर हमें एक रैशनल नंबर मिले। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं सॉल्यूशन पे। फर्स्ट हमें एग्जाम्पल देने हैं दो इरेशनल नंबर के जिसे गुना करने के बाद रैशनल आए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं √2, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3√2। दो इरेशनल नंबर, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 6 आएगा जो कि रैशनल है। रैशनल √2 और √3√2 इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया रैशनल। हमें ऐसे ही दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना था। ऐसे दो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने थे जिसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए रैशनल आ जाए। तो हो गया कि सिंस √2 एंड 3√2 इक्वल टू 6 रैशनल नंबर, देयरफॉर टू इरेशनल नंबर्स √2 and 3√2 are such that their product is rational। तब एक एग्जाम्पल हम दे दिए दो इरेशनल नंबर का जिसका प्रोडक्ट रैशनल आ जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि वैसे दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दो जिसको गुना करने के बाद इरेशनल आए। तो इरेशनल आए गुना करने के बाद, तो देखा जाए एक रैशनल नंबर हम दे लेते हैं, लिख लेते हैं √2। एक और ले लेते हैं ऐसा कि प्रोडक्ट है क्या इरेशनल, तो √3 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो √2 इंटू √3 √6 आएगा जो कि क्या है इरेशनल नंबर है। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कर रहा है कि फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के बीच में दो इरेशनल नंबर बताना है। तो एक तो हो जाएगा 2.1। अच्छा, कैसा नंबर देना होगा डेसिमल फॉर्म में अगर देना चाहते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर इतना लिख सकते हैं 2.10 100 1000 100001 इस टाइप से। और एक और दे देते हैं 2.25 255 2555 2555 इस टाइप से। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इसके बीच में है, इसीलिए दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन 11 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 12, तो 12 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। सिंपल है हर एक सवाल। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर लाई करना है, माने बताना है। तो क्लियर है कि √2 का वैल्यू अप्रोक्स कितना होता है 1.414। ये अप्रोक्स वैल्यू होता है। अप्रोक्स क्यों? क्योंकि √2 कैसा नंबर है इरेशनल। तब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लेकिन हम लिखे कैसा है टर्मिनेटिंग। तब क्या एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। हाँ, लगभग बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए अप्रोक्स। और
√3 का अप्रोक्स वैल्यू 1.732 होता है, अप्रोक्स इसके लगभग में होता है, इसके करीब होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, 2 इरेशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच में लिख देते हैं, बात हो जाएगा। 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 लिख देते हैं। एक लिखते हैं 1.5 लिख देते हैं, 505 005 0005, सॉरी 1.50 550 550, ऐसे ही चलेगा। एक और लिख देते हैं 1.61 611 6111, ऐसे ही, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, यह सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रूफ करना है √3 माइनस √2 क्या होगा, एन इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं कि √3 माइनस √2 इज ए रैशनल नंबर इक्वल टू x। मान लेते हैं कि यह जो नंबर है वह रैशनल नंबर है और x के इक्वल है, यानी कि x को हम क्या माने हैं, x इसको माने और इसे मान रहे हैं रैशनल, यानी कि x क्या नंबर है, रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर √3 माइनस √2 को लिखा जा सकता है x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों और अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 √6 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से होगा 5 माइनस 2 √6 बराबर x स्क्वायर। इस क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 √6, और इस क्वांटिटी को इधर लाते हैं तो इधर लाने पर 5, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में। अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि इस 2 को इधर ले आ रहे हैं और √6 को अकेले छोड़ रहे हैं, तो इधर आने पर 5 माइनस x स्क्वायर बाई 2। अब इस पर जरा गौर किया जाए, हमने इस नंबर को क्या माना था, रैशनल, और ऐसा मानने पर यह वैल्यू इसके बराबर हो गया। अब जरा इसे ऑब्जर्व किया जाए, यह कैसा नंबर है, इरेशनल, जबकि इस पर गौर किया जाए कि यह क्या, यह भी इरेशनल है, ठीक है। √6 तो जानते हैं ना कि इरेशनल है क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस पर अगर गौर करें तो x कैसा नंबर था, x तो हम इसे मानने थे और बोले थे कि रैशनल है, यानी कि x रैशनल। जब x रैशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल नंबर का होल स्क्वायर रैशनल होता है। 5 हम जानते हैं कि रैशनल है, अब 5 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक रैशनल नंबर को, तो इसमें ऊपर जो 5 माइनस x स्क्वायर है वह एक रैशनल नंबर होगा, और 2 भी क्या है, रैशनल, तो ऊपर रैशनल और डिवाइड में नीचे भी रैशनल। तो हम जानते हैं कि कोसेंट ऑफ 2 रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। तो इधर का क्वांटिटी रैशनल हो गया, जबकि यह क्वांटिटी क्या है, इरेशनल है। तब यहाँ लिखेंगे क्लियरली LHS ऑफ इसे हम 1 मान रहे हैं, LHS ऑफ रिलेशन फर्स्ट इज अ रैशनल नंबर। हम जो माने हैं उसके अनुसार यह नंबर पूरा वैल्यू क्या होगा, रैशनल होगा। वेयर एज RHS इज एन इरेशनल नंबर। इसमें तो क्लियर है कि √6 हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर होता है, इज एन इरेशनल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कि क्या कभी कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं, संभव ही नहीं है। एज अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। क्या बोले, विच इज नॉट पॉसिबल एज अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, क्योंकि एक
रैशनल नंबर कभी भी एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर आवर एजम्पशन डेट √3 - √2 इज रैशनल वाज रॉन्ग। हमारा मानना कि यह एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। गलत क्यों? क्योंकि कंट्राडिक्शन आ गया, एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर आ गया ऐसा मानने पर। इसीलिए हमारा मानना कि यह एक रैशनल नंबर है वह क्या है, गलत था। देयरफॉर √3 - √2 इज अ रैशनल नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, सिंपल था। हमने क्या किया, फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हम सबसे पहले इसे हमें प्रूफ करना था कि इरेशनल नंबर है। हमने क्या किया कि इसे रैशनल मान लिया और मान लिया कि वह x के इक्वल है, यानी कि x को हम रैशनल मान रहे हैं। इस क्वांटिटी को x के बराबर लेके चले, क्योंकि हमने इस क्वांटिटी को x के बराबर माना है और कहा है कि यह रैशनल है। दोनों ओर जब स्क्वायर किए तो फाइनली हमारे पास ऐसा रिलेशन आया। इरेशनल पार्ट जो बचेगा उसको अकेले छोड़ देना है, ठीक है। तो अकेले छोड़ दिए √6। अब इधर वाले चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करते हैं, x क्या माने थे, रैशनल, तो x² भी क्या होगा, रैशनल। अब ऊपर क्या है, एक रैशनल और दूसरे रैशनल का डिफरेंस रैशनल होगा। ऊपर रैशनल आ गया और नीचे डिवाइड में भी रैशनल है, तो कोसेंट ऑफ टू रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। तो इधर का क्वांटिटी हमें रैशनल दिख रहा है, जबकि हम जानते हैं कि √6 इरेशनल है। तो यहाँ अब लिखे हैं क्लियरली LHS ऑफ रिलेशन 1, इस रिलेशन का LHS यानी कि यह जो है वह क्या है, एक रैशनल नंबर है। वेयर एज RHS इज एन इरेशनल नंबर, जबकि इसका RHS क्या है, इरेशनल है। विच इज नॉट पॉसिबल, जैसा कि संभव नहीं है। एज ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट √3 - √2 इज अ रैशनल वाज रॉन्ग। इसीलिए हमारा मानना कि यह नंबर रैशनल है गलत है। देयरफॉर √3 - √2 इज ए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 को लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, 6 से लेकर 10 तक और उसके बाद के सारे सवाल आप खुद से बना पाएंगे, क्योंकि वैसे सवाल हमने एग्जाम्पल में कवर कर चुका है। तो इन दोनों सवालों को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड व्हिच वेरिएबल्स x, y, z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यहां कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। यह इक्वेशन वेरिएबल x में है, यह इक्वेशन वेरिएबल y में है, यह इक्वेशन वेरिएबल z में है। बताना है कि किस फॉलोइंग इक्वेशंस में वेरिएबल x, y या फिर z का वैल्यू जो निकलेगा वह रैशनल निकलेगा और किस में इरेशनल निकलेगा। तो पहले सवाल में देखा जाए। पहला क्या है, 5th का कि x² बराबर 5, यह इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो इधर आके रूट में होता है, जबकि आगे प्लस माइनस देते हैं। तब यह वैल्यू +√5 बोले या फिर -√5 बोले, यह नंबर क्या है, रैशनल की इरेशनल, बिल्कुल इरेशनल नंबर है। मतलब यहां वेरिएबल x इस सवाल में क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर हियर वेरिएबल x इज एन इरेशनल नंबर। x जब √5 होगा प्लस में तब भी इरेशनल नंबर, माइनस में होगा तब भी क्या होगा, इरेशनल। तो एक पहला सवाल हो गया। सेकंड, y² = 9, तो जब y² = 9 दिया हुआ है तो y का वैल्यू क्या होगा, √9, आगे प्लस माइनस, यहां से वैल्यू निकलेगा +-3। +-3 क्या है, रैशनल है। क्लियर, यह क्या है, बोल सकते हैं कि हेयर वेरिएबल y इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगला तीसरा, z² का वैल्यू दिया हुआ है 0.04,
तो यहां से z का वैल्यू होगा रूट ओवर 0.04, आगे प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 0.2। अब 0.2 कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? रैशनल की रैशनल? बिल्कुल रैशनल होगा। यहाँ z रैशनल। वही बोल रहा था कि इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड व्हिच वेरिएबल x, y और z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल। इसमें और भी सवाल है, हमने 3 सवाल लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में और भी है, वह आप आसानी से बना पाओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द 2 इरेशनल नंबर्स। गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल बताना है, ऑफ ईच प्रत्येक का, ऑफ 2 इरेशनल नंबर। हमें 2 इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना है। हुज, सवाल नंबर फर्स्ट, डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर। वैसे 2 इरेशनल नंबर के एग्जांपल देना है जिसका डिफरेंस एक रैशनल नंबर हो। तो फर्स्ट सवाल पहले चल रहा है 11 का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमें एक ऐसा एग्जांपल दो 2 इरेशनल नंबर का जिसका डिफरेंस एक रैशनल आ जाए, डिफरेंस रैशनल। अच्छा, एक देते हैं रूट 2 इरेशनल नंबर्स, लिख देते हैं एग्जांपल ऑफ 2 irrational numbers whose difference is a rational number। एक एग्जांपल दिया जाए, ठीक है। एक दे देते हैं रूट 2, ठीक है, डिफरेंस क्या आ जाए? रैशनल आना चाहिए। एक देते हैं, ऐसा करते हैं, पहला एग्जांपल हम देते हैं 3 प्लस रूट 2, और एक एग्जांपल हम देते हैं 4 माइनस रूट 2। यह भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और यह भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कह रहा था, तो डिफरेंस कह रहा था तो यहां प्लस लगा देते हैं। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर लिया जाए, डिफरेंस अगर हम लेंगे तो 3 प्लस रूट 2 का अगर 4 माइनस रूट 2 से को घटाया जाए, ठीक, तो घटाने पे कितना आएगा? 3 प्लस रूट 2, और यहाँ है 4 प्लस रूट 2। इन दोनों को अगर घटाएंगे, ठीक, तब ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो माइनस में रूट 2 बचेगा, यहाँ प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। तो आ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, यही आंसर हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल दे दिए 2 इरेशनल नंबर का। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड इसका वही 2 इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना ऐसा कि डिफरेंस क्या आ जाए? इरेशनल आ जाए, डिफरेंस इरेशनल, ठीक। तो डिफरेंस इरेशनल का एग्जांपल ऐसा दे दें, एक देते हैं रूट 2, एक देते हैं 5 रूट 3, ठीक है। अब बताया जाए इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे, डिफरेंस ही ना, डिफरेंस क्या होना चाहिए? इरेशनल। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो आएगा रूट 2 माइनस 5 रूट 3। यह दोनों इरेशनल नंबर लेना है, और ऐसा इरेशनल नंबर दोनों होना चाहिए कि उसका डिफरेंस इरेशनल है, तो कट नहीं पाएगा रूट वाला क्वांटिटी, तो ये इरेशनल नंबर आएगा। तीसरा डायरेक्ट हम लिखें, तीसरा बोल रहा है कि 2 ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो जिसका सम क्या हो जाए? रैशनल हो जाए, सम रैशनल हो, ठीक है। तो सम रैशनल तो ऐसा करते हैं, एक क्वांटिटी हम ले लेते हैं 1 प्लस रूट 2, एक ले लिए। सम क्या आना चाहिए? रैशनल। अच्छा, सम रैशनल आना चाहिए, तो ऐसा करते हैं, एक क्वांटिटी हम ले लेते हैं 1 माइनस रूट 2। इन दोनों का अगर सम हम करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर रूट 2 और माइनस रूट 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 2, जो कि रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें डिफरेंस कह रहा था, तो ये दोनों क्वांटिटी को सेम साइन में लिए, रूट 2 प्लस में, यहाँ भी रूट 2 प्लस में, जबकि यहाँ डिफरेंस आना चाहिए था, डिफरेंस आना चाहिए था रैशनल, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए? सम रैशनल। तो सम करने के लिए ये दोनों कटेगा कब? जब दोनों अपोजिट साइन का होगा तब। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, सिंपल है एकदम। कह रहा है कि सम जो है इरेशनल नंबर है, 2 ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल लो जिसका सम इरेशनल नंबर आ जाए। सिंपल है, एक ले लेते हैं रूट 2, एक ले लेते हैं रूट 3। इन दोनों का सम अगर करेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3, जो कि इरेशनल नंबर आएगा। दोनों इरेशनल का ही एग्जांपल लेना है,
ऐसा नहीं बोलना कि एक नंबर 2 ले लेते हैं, एक नंबर √3, तो इसका सम तो आ जाएगा इरेशनल, लेकिन यह दोनों एग्जाम्पल जो हम लिए हैं उसमें एक रैशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया, जबकि वहां बोला था कि दोनों इरेशनल नंबर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक एग्जाम्पल तो दो इरेशनल नंबर का जिसका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है, प्रोडक्ट रैशनल आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट रैशनल, तो ऐसा करते हैं, एक नंबर हम ले लेते हैं √2 और एक नंबर हम ले लेते हैं 3/√2। अगर ऐसा लेंगे तब इन दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो √2 में जब गुना करेंगे 3/√2 तो नीचे से कट जाएगा, तो बच जाएगा 3 जो कि रैशनल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन छठा क्या कर रहा है कि दो ऐसे इरेशनल नंबर के एग्जांपल लो जिसका प्रोडक्ट इरेशनल है, प्रोडक्ट इरेशनल, तो प्रोडक्ट इरेशनल, तो ऐसा करते हैं, एक √2 मान लेते हैं और एक मान लेते हैं √3 मान लेते हैं। तो इसका जब प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो √2 इंटू √3 जो कि √6 आएगा, और √6 क्या है, इरेशनल, ठीक। तो वही कह रहा था कि प्रोडक्ट आना चाहिए क्या, इरेशनल। अगला बोल रहा है कि दो ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल लो जिसका कोसेंट एक रैशनल आ जाए, कोसेंट का मतलब भाग देने पर रैशनल हो, तो भाग देने पर रैशनल, तो ऐसा करते हैं, एक हम वैल्यू ले लेते हैं √2 और इसमें ऐसा नंबर एक और लेना कि भाग देने पर रैशनल आ जाए, तो एक और ले लें 3√2। अगर ऐसा लेंगे तो √2 का जब कोसेंट निकालेंगे 3√2 से, मतलब भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा जो कि रैशनल है। तो यही एग्जांपल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो ऐसे इरेशनल नंबर के एग्जांपल दो इसका कोसेंट क्या हो, इरेशनल हो, तो कोसेंट इरेशनल, तो एक मान लेते हैं √2 और एक मान लेते हैं √3, तो अगर इन दोनों का कोसेंट अगर निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा एग्जांपल हो सकता है, इन सारे के लिए एक एक एग्जांपल देना था, एक एग्जांपल दीजिए। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन देखेंगे। हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वह देख चुके हैं कि 1/3 को, 5/2 को किस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे। जैसे इस चीज को अच्छे से समझने के लिए यहाँ हमने कुछ सवाल लिए हैं। इन सवालों को अच्छे से समझ जाने के बाद हम एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 अच्छे से बना पाएंगे RD शर्मा के। तो पहला सवाल क्या है, रिप्रेजेंट √2, √3, √5 एंड √7 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर √2, √3, √5 और √7 को रिप्रेजेंट करो। इरेशनल नंबर है सारा, इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम जो पहले से पढ़े हुए होते हैं इसे हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता था हाइपोटेनस कहते थे, और बाकी दो साइड में से एक को P एक को B कहते थे, परपेंडिकुलर बेस। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड जो बच गया उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता था। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम के बराबर होता था कौन, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, यानी कि H का स्क्वायर बराबर होता था बाकी जो दो साइड बच गया P और B उसके स्क्वायर का सम, इसके बराबर होता था। जैसे अगर मान लिया जाए कि यह 1 है, यह भी 1 है और यहाँ 90 डिग्री है, हमें यह निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 1 है, ये 1 है और यह हमें 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस निकालना है। तब यहाँ से यूज करेंगे तो हाइपोटेनस का वैल्यू होता है P² + B²। तब H² हमें निकालना है, H निकालना है, तो H² का वैल्यू क्या होगा, P² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से तो आएगा 2, यानी कि H² का वैल्यू 2 आ गया, तो H का वैल्यू √2, तो यह √2 निकल गया। वैसे ही अगर यह वैल्यू 1 होगा और यह 2 होगा, ठीक, तो और यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो हमें यह साइड अगर निकालना होगा तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो H² का वैल्यू होगा P² + B², तो हमें H ना निकालना है, 90 डिग्री के सामने का साइड निकालना है H। तो यहाँ से H² P² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस B², तो B का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर
तो यहाँ से वैल्यू आएगा 2 का स्क्वायर 4 1 5, यानी कि एच स्क्वायर का वैल्यू 5 आ गया, तो एच का वैल्यू √5, यह वैल्यू √5 हो गया। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 है और यहाँ ये वैल्यू जो है √2 है, इसको निकालना है, एच निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो एच स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मतलब √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 1 3, तो एच स्क्वायर का वैल्यू ना 3 आया है, तो एच का वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू √3 होगा, तो यहाँ इसका वैल्यू √3 हो गया। ठीक, अगर मान लिया जाए इसका वैल्यू √2 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, इसमें यह वैल्यू मान लेते हैं √2 है और यह वैल्यू हम मान लेते हैं, ये वाला वैल्यू मान लेते हैं, कितना माने 2 मान लेते हैं। अगर हम 2 माने 90 डिग्री है तो इसके सामने का साइड क्या होगा, यानी कि एच क्या होगा, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 6 आ गया, तो एच स्क्वायर का वैल्यू, तो ये एच का वैल्यू होगा √6। ठीक, तो इस बात को याद रखना है, तब हम आसानी से अच्छे से इस सारे सवाल को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पर, √2 को, √3 को, √5 को, √7 को। करते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट √2 को। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं रिप्रेजेंट दिखाते हैं। मान लेते हैं कि इसके बीच में कहीं ओ होगा जो 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके 1 यूनिट दूरी पर हम मानते हैं एक नंबर 1 है जो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। इतना ही बराबर दूरी पर लेंगे तो वह नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, उतना ही बराबर दूरी पर लेंगे तो इधर फिर 3 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही इधर अगर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा। हमें क्या दिखाना है, √2 को, तो रूट दिखाना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना माने, 1 यूनिट, 1 यूनिट। यहाँ उतना ही दूरी ऊपर लेते हैं इसके परपेंडिकुलर में, 1 यूनिट उतना ही। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसे मिला दिया जाए इसे 0 के साथ। तो अब बताया जाए कि यह वैल्यू कितना होगा, यह वैल्यू, तो यह वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, हमें h फाइंड करना है। तो h निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इधर आ गया 2, तो एच स्क्वायर का वैल्यू 2 आया, तो एच का वैल्यू कितना होगा, √2। तो ई लेंथ जो है, ई वाला वैल्यू कितना आ गया, √2। अब हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं और कंपास में पेंसिल को सेट करके यहाँ नुकीला वाला भाग जो पेंसिल का होता है यहाँ रखते हैं, कंपास का नुकीला भाग को यहाँ, अब पेंसिल वाला भाग को यहाँ रखते हैं और ऐसे रख के आर्क घुमाते हैं, आर्क। तो अगर ऐसे रख के इसे अगर घुमाएंगे आर्क, ठीक है, इतना होगा। अगर हम इसको पूरा अगर घुमा देते हैं, पूरा अगर घुमा देते तो क्या बनता, सर्कल, और उस सर्कल का सेंटर ही होता और रेडियस इतने के बराबर होता। मतलब अगर पूरा घुमाते तो पूरा इससे सर्कल नहीं बनता, सर्कल बनता जिसका रेडियस इसके बराबर होता। तो रेडियस कितना है, √2 के बराबर। तब बताया जाए ई वाला भी, ई पॉइंट कहाँ पर था, सर्कल पे था, ई वाला पॉइंट भी कहाँ पर होगा, उसी सर्कल पर होगा। तो ई वाला वैल्यू भी क्या होगा, रेडियस के बराबर नहीं होगा। तो यह वैल्यू जब √2 है तो ये भी वैल्यू किसके बराबर होगा, √2 के बराबर। हमें नंबर लाइन पर दिखाना था √2, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 यूनिट दूर है, ई वाला 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ई वाला पॉइंट जो हमें मिला है उन यहाँ से कितना दूर है, √2 यूनिट दूर, यानी कि यही पॉइंट जो होगा वो नंबर √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होगे कि √2 नंबर कैसे। फिर से देख लेते हैं जरा। सबसे पहले हमने किया क्या कि एक नंबर लाइन लिए हैं, ओरिजिन 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर दूरी पर 1, इधर बराबर दूरी पर 2, वैसे ही 3 इधर आएगा। इसको 1 यूनिट है ही, ऊपर हम इसी लाइन के परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ लिए हैं। ठीक है, इसका नाम अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, इसको मिला देंगे तो ये वाला वैल्यू जो आएगा वो √2 आएगा। अब हमें नंबर लाइन तो यह न है, तो इस पर ना पॉइंट दिखाना है, यहाँ 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 कहाँ होगा। तो जानने के लिए हम कंपास में पेंसिल सेट किए और नुकीला वाला भाग को यहाँ रख के और पेंसिल वाला भाग को यहाँ रख के आर्क काटे।
तो आर्क जो होगा नंबर लाइन को कहां पर काटेगा वो हम जानना चाहते हैं। तो नंबर लाइन को यहां पर काटा तो ई वाला वैल्यू किसके बराबर था, रेडियस के बराबर √2। तो ई वाला भी वैल्यू क्या होगा √2, मतलब यहां से यहां तक का दूरी जो होगा वो √2 यूनिट के बराबर होगा। मतलब यह नंबर जो होगा वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। हो गया। अब हम आगे करते हैं √3 को। तो √3 कैसे रिप्रेजेंट होगा पहले सोच लेते हैं थोड़ा सा। अगर यह 1 यूनिट हो, देखते हैं, अगर यह 1 यूनिट हो और ये √2 यूनिट हो तो √2 और +1, तो ये h निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, h² बराबर p² + b²। तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 1 3। तो h² का वैल्यू आ गया 3, तो h का वैल्यू कितना, √3। तो समझ गए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना था, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √2 था, अभी निकाले हैं। ई वाला कितना लेंथ था, 1 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसका भी वैल्यू 1 यूनिट हो। ठीक है, तो बराबर ऊंचाई पे पहुंचेगा, बराबर जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई इसका होगा। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं, इससे। ठीक है, क्यों मिलाएं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था, √2 यूनिट। ये वाला दूरी कितना था, 1 यूनिट। तो क्लियर है कि जब √2 यूनिट है, ये वाला जब 1 यूनिट है, तो ये वाला कितना होगा, हाइपोटेनस यहाँ 90 डिग्री है ना, कितना होगा देख लिया जाए। ये √2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये वाला वैल्यू √3 यूनिट होगा। तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वह √3 यूनिट होगा। लेकिन हमें दिखाना कहाँ था, नंबर लाइन पे ना। तो नंबर लाइन पे पॉइंट यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। ऐसे भी √3 का वैल्यू 1.732 अप्रॉक्स होता है, 1.7 मतलब 2 से कम। तो निश्चित है कि 2 से कम यहाँ कहीं रहा होगा। लेकिन जानने के लिए क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल सेट करेंगे और पेंसिल सेट करके यहाँ सेंटर मानते हुए इतना रेडियस मानते हुए आर्क काटेंगे। तो आर्क काटोगे तो कहीं नंबर लाइन को कटेगा, तो ई वाला पॉइंट जो होगा वही नंबर √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो √3 समझ गए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, √5। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। यहां पर 1 यूनिट लिए थे, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट, इसको मिलाए थे तो कितना आया था, √2 यूनिट। ठीक है, यहाँ से ऐसे कंपास लेके आर्क काटे थे, तो इसको जहाँ कटा था वो कितना था, √2 यूनिट। ठीक है, यह नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 यूनिट माने हैं। ठीक है, ये वाला भी वैल्यू 1 यूनिट है, ये नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। यह पॉइंट √2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इरेशनल नंबर है। अब हमें क्या किए थे, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 के ऊपर 1 यूनिट लिए थे, ऐसे ऐसे √2 यूनिट। अब इसको मिलाए थे, तो ये मिलाए थे तो ये वाला वैल्यू जो आ गया था, ये यूनिट है, √2 यूनिट। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आया था वो √3 यूनिट आया था। ठीक, अब यहाँ से यहाँ लेके सेंटर यहाँ और रेडियस इसके बराबर ऐसे मार करके ऐसे खींचे थे, जहाँ कटा था वही ये वाला पॉइंट जो था वह आपका √3 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वह पॉइंट। अब हमें √5 रिप्रेजेंट करना है, तो पहले √5 सोच लेते हैं थोड़ा सा। अगर यह वैल्यू 2 हो और यह वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, h² का वैल्यू 5 होगा, मतलब h √5 आ जाएगा। ठीक है, सोच लिए कैसे, इसको मिलाएंगे तो यह h का वैल्यू होगा ना, तो p² + b² करेंगे कितना होगा, 5 होगा, और 5 किसका वैल्यू होगा, h² का, तो h का वैल्यू √5। मतलब अगर हम 2 पर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 2 यूनिट, ये वाला वैल्यू 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट पर हम क्या करते हैं, 1 यूनिट ऊपर लेते हैं, जितना ऊंचा ये वाला था उतना ही ऊंचा 1 यूनिट ले लिए। अब इसे क्या करेंगे, इस ओरिजिन से इससे मिलाएंगे, इससे, तो इससे मिलाते हैं, मिला दिए, चलो मान लिया जाए कि मिल गया। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट तक का दूरी कितना होगा, √5 होगा। अभी बताएं। अब इसको ऐसे लेके आओ, √5 का वैल्यू क्या होगा, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2, मतलब √5 का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 और 3 के बीच में होगा। और वैसे भी 2 के ऊपर है ऐसे, तो यहाँ से जब ऐसे हम
सेंटर यहाँ मानते हुए और यहाँ इस पॉइंट तक ऐसे ले जाएंगे कंपास को, और ऐसे जब खींचेंगे आर्क तो निश्चित है कि 2 और 3 के बीच में कटेगा, तो यही पॉइंट जो होगा वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा, √5। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, किसको, √7 को। ठीक है, तो √7 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, थोड़ा सोचा जाए। वैसा 2 नंबर सोचा जाए जिसके स्क्वायर का सम 7 आ जाए, जिसके स्क्वायर का सम 7 आए। देखा जाए, अगर हम √5 एक नंबर मान लें, अच्छा एक रूट से, अब हमें √7 को रिप्रेजेंट करना है, तो थोड़ा सा सोचा जाए कि √7 अंदर है 7, अच्छा 7, ये h का वैल्यू 7 होगा, h का वैल्यू √7 होगा, मतलब h स्क्वायर का वैल्यू 7 होगा। जब h का वैल्यू √7 है, h का वैल्यू, तो h स्क्वायर का वैल्यू 7 होगा। तो वैसा 2 नंबर सोचा जाए जिसके स्क्वायर का सम 7 आ जाए, स्क्वायर का सम 7। तो वैसे तो हम नंबर बहुत सारा सोच सकते हैं। एक नंबर अगर हम √3 सोच लें और दूसरा नंबर अगर 2 सोच लें, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे 4, और 4 3 7 आ गया, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर हम सोच लें √6 और एक नंबर सोच लें 1, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 7, तो 7 आ गया। तो इससे भी सोच सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हमें √7 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम √6 को दिखा देते हैं, उसके बाद √7 के पास पहुंचेंगे। तो ऐसा करते हैं, √5 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, √5 यूनिट, ठीक है, √5, अच्छा √6 को पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो √6 के लिए क्या सोचे हैं, √5 और उसके ऊपर 1 यूनिट रखेंगे, तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 1, जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो √5 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन एक खींचा जाए जो कि 1 यूनिट हो, 1 यूनिट। अब इसे अगर हम इससे मिलाएंगे, इससे अगर मिला देंगे, ठीक है, इससे अगर मिला दें, एक्चुअल मिलाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपास को यहाँ और पेंसिल वाला भाग को यहाँ रख के आर्क खींचना होता है। तो आर्क जब खींचेंगे तो √6 का वैल्यू 3 से कम आएगा, तो यहाँ कहीं कटेगा, कहीं कटेगा, ये वैल्यू जहाँ कटा वही वैल्यू पॉइंट क्या होगा, √6 होगा। अब √7 रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, √6 के ऊपर ले लिया जाए एक पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ लेंगे 1 यूनिट, तो इसको अगर इससे अगर मिलाएंगे, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, √7 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू √6 है, ये 1 यूनिट है, तो ये √7 आ जाएगा ना। यहाँ से ऐसे अगर आर्क काटेंगे, आर्क अगर हम मान लेते हैं 3 यहाँ है, इधर कहीं मान लेते हैं 3 बराबर दूरी पर, ठीक है, तो ये जहाँ कटेगा वही पॉइंट √7 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझे होगे। एक दूसरे तरीके से भी इन सारे सवालों को हम बना सकते हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन एज्यूम किए, मान लेते हैं कि यह ओरिजिन है, 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 1 है, इसके ऊपर हम ले लिए 1 यूनिट, इसको जब मिलाएंगे तो ये वैल्यू √2 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, √2। अब क्या करते हैं, इसके ठीक ऊपर, इसके ऊपर इस पे परपेंडिकुलर लाइन एक खींचते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन, ई वाला लाइन का लेंथ 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट जब मानेंगे अगर हम, ठीक, तो इसको अगर मिला दें, इसको अगर मिलाएं तो इस ट्रायंगल में देखा जाए, ई पॉइंट O यहाँ मान लेते हैं A, यहाँ मान लेते हैं B, तो ट्रायंगल OAB में ये वैल्यू √2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना आएगा, h स्क्वायर, h निकालोगे तो √2 और 1 से कितना बनता था, √3, क्लियर है ना। ये वाला √2 है, ये वैल्यू 1 है, तो ये कितना बनेगा, देखा जाए h ने है, तो h स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आएगा p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2, यहाँ 3 आ गया, तो h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 3, यानी कि h का वैल्यू √3, मतलब ये वैल्यू √2 है, ये 1 है, तो 90 डिग्री के सामने ये वाला जो होगा, ये वैल्यू, ये परपेंडिकुलर दिख गया, परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा, इस टाइप का यहाँ, तो ई वैल्यू जो होगा, ई वैल्यू ई वाला यहाँ से यहाँ तक का, O से यहाँ तक ये B मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, √3, ठीक है। अब √5 अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये कितना है, ये है √3,
√3 के ऊपर अगर हम √2 ले लें, √3 के ऊपर हम √2 लेंगे तो इस दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, जोड़ेंगे तो 5, तो ये √2 ऐसा मेजर कर लिया जाए। ठीक है, पहले इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ले लिए। ठीक है, अब उस परपेंडिकुलर लाइन को इस परपेंडिकुलर लाइन पर ये √2 यूनिट ऐसे नाप लेते हैं, कंपास से, पेंसिल से ऐसे करके नाप लेते हैं, नाप लिए और नाप के यहाँ से लेके इसको कट करेंगे। तो ये कट करेंगे तो ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, √2, इसी के बराबर ना नापे थे, तो कट करेंगे। अब इसको मिला दिया जाए, तो मिलाएंगे तो ये √3 है, ये वैल्यू √2 है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा ये वाला, वो कितना होगा, √5 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो अब सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो यह था, तो नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसे ही हम √7 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ लेके अगर आर्क काटेंगे तो नंबर लाइन को जहाँ कटेगा वो √2 होगा। ये वाला जब पॉइंट मिलाएंगे और इसको जब आर्क काटेंगे इसे, तो जहाँ कटेगा वो √3 होगा। ये वाला पॉइंट ऐसे लेके और जब आर्क काटा जाएगा, ठीक, तो जहाँ कटेगा वो पॉइंट √5 होगा। ठीक है, अब √5 √4 से बड़ा है, √4 का मतलब 2 से बड़ा है, तो 2 कहीं इसके बीच में रहा होगा, 2। ठीक, वैसे ही अगर √5 है, इसके ऊपर अगर हम √2 ले लें, परपेंडिकुलर पे लेना है, √2 अगर ले लेंगे तो इसको मिलाएंगे तो वैल्यू कितना होगा, √5 और √2 स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि वैल्यू √7 होगा। अब इसको ऐसे लेके अगर आर्क ऐसे अगर काटेंगे तो जहाँ कटेगा वो नंबर कितना होगा, √7 होगा। ठीक है, तो इससे के पहले वाला जो तरीका था वो ज़्यादा अच्छा हमें लगता है। आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से करें। चलते हैं सेकेंड सवाल। √x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, x यूनिट का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। x यूनिट मतलब √x को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी रहेगा उतने के बराबर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींचना है। जैसे अगर √10.5 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे ऑफ लेंथ 10.5 यूनिट। ठीक है, तो √x को रिप्रेजेंट करना है, तो मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट हम खींचे AB जिसका लेंथ था x यूनिट। हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करना होता है कि इस AB को और एक्सटेंड करना होता है उधर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट और एक्सटेंड कर दिए। मान लिए कि यह पॉइंट C है। अब यह लाइन सेगमेंट A से C का लेंथ अब कितना हो गया, x था, 1 था, तो पूरा लेंथ x + 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, इस AC का मिड पॉइंट ढूंढना है। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं कहीं यहाँ है M, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, यह x यूनिट है, x यूनिट था A से B तक का दूरी। ठीक है, M मिड पॉइंट है, तब बताया जाए A से M तक का दूरी क्या होगा, x + 1/2। ठीक है, ये होगा x + 1/2। ठीक है, वैसे ही M से C तक का दूरी क्या होगा, वही होगा x + 1/2, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब क्या करना है, M को सेंटर मानते हुए और M से C के बराबर रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचेंगे। क्या बोले, M को सेंटर मानते हुए और M से C तक के दूरी के बराबर रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल खींचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कंपास में पेंसिल सेट कर लेते हैं। कंपास के नुकीले भाग को M पर रखते हैं और पेंसिल वाला भाग को C पर, और ऐसे खींचते हैं, ऐसे सेमी सर्कल खींचेंगे ऐसे। तो देखिए ऐसे रख दिए, इसको ऐसे अगर खींचेंगे तो सेमी सर्कल खिंचाएगा इस टाइप का कुछ। ठीक है, खिंचाएगा। अब बताइए ये हम जो सेमी सर्कल खींच रहे हैं M को सेंटर मानते हुए और M से C के बराबर रेडियस मानते हुए, तो वो सेमी सर्कल क्या A से होके नहीं जाएगा, M से C तक का दूरी जितना है उतना ही ना M से A तक का दूरी है, क्योंकि M मिड पॉइंट था AC का। मतलब M से C तक के रेडियस लेते हुए जो सेमी सर्कल हम खींचेंगे तो निश्चित है कि सेमी सर्कल किससे होकर जाएगा, A से होकर जाएगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब फिर से ऑब्जर्व थोड़ा सा करते हैं। A से B तक का ये दूरी कितना लिए थे, x यूनिट। फिर AB को और आगे बढ़ाए थे। ठीक है, C पॉइंट तक, ऐसा कि B से C तक का दूरी 1 यूनिट था। अब क्या किए थे, A से C तक के दूरी जो कि x + 1 यूनिट के बराबर था उसे हम बाइसेक्ट किए थे और उसका मिड पॉइंट हम ढूंढे थे M। अब M को सेंटर लेते हुए और M से C के बराबर दूरी
का रेडियस या फिर m से a के बराबर दूरी का रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल खींचे, खींच दिए। तो सेमी सर्कल खींचे। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है m से a तक का? पूरा था x प्लस 1 यूनिट, तो ये कितना होगा x प्लस 1/2। m से c तक का दूरी कितना होगा x प्लस 1/2। ये किसके बराबर है? इस सेमी सर्कल का रेडियस के बराबर है। उस सेमी सर्कल का सेंटर कितना है m, और रेडियस m से c तक का दूरी या m से a तक का दूरी कितना होगा x प्लस 1/2 के बराबर। अब यह चीज ऑब्जर्व किया जाए, यह पॉइंट, अगर हम यहां पर एक पॉइंट लेंगे इस सेमी सर्कल पर, तो इस पॉइंट का इस सेंटर से दूरी कितना होगा? इस सेंटर से दूरी मतलब यह डिस्टेंस कितना होगा? क्लियर है कि रेडियस के बराबर होगा कि नहीं? क्लियर है कि अगर सेंटर, अगर पूरा सर्कल अगर मान लें हम पूरा सर्कल, तो देखा जाए ना इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ है? सरकमफेरेंस पर। यह भी पॉइंट कहाँ है? सरकमफेरेंस पर। मतलब जितना दूरी होगा रेडियस, तो ये भी क्या होगा? रेडियस के बराबर। ये कितना था? x प्लस 1/2 यूनिट। तो ये m से ई वाला पॉइंट का भी दूरी क्या होगा? x प्लस 1/2। इस पॉइंट का दूरी भी क्या होगा? सरकमफेरेंस पर यह भी पॉइंट है, तो इस सेंटर से दूरी x प्लस 1/2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा। अब ठीक है, अभी तक हमने क्या किया वो तो समझ में आ गया। a से b तक का एक लाइन सेगमेंट खींचे x यूनिट का, उसको आगे बढ़ाएं पॉइंट c तक कि bc का लेंथ था 1 यूनिट। फिर अब a से c लेंथ का मिड पॉइंट ढूंढे m, ठीक है। m को सेंटर मानते हुए mc के बराबर रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचे, ठीक है। सेमी सर्कल खींच दिया। वहां से हम क्या ऑब्जर्व किए? इसका लेंथ कितना था? x प्लस 1/2, ठीक है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद बोलिए कि अगर इस पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उसका दूरी m से मतलब सेंटर से कितना होगा? इसके बराबर होगा, यानी कि x प्लस 1/2 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस b पॉइंट से b इस लाइन सेगमेंट AC पर b पॉइंट पर हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं परपेंडिकुलर। इस पॉइंट b पर परपेंडिकुलर लाइन एक खींचते हैं। चलो खींच दिए एक लाइन, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं bx, ठीक है। अब क्या किए? इस AC पर के पॉइंट B पर एक लाइन सेगमेंट खींचे परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। B पॉइंट पर एक लाइन खींचे जो कि AC के परपेंडिकुलर है, bx, ठीक है। अभी bx जो होगा खींचे गए सेमी सर्कल को कहीं कट रहा होगा, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को कट रहा था, मतलब सेमी सर्कल को ये लाइन सेगमेंट जो है एन पॉइंट पे कट कर रहा था, मान लिया। अब अगर हम इसको अगर इससे मिला दें, इस पॉइंट से मिला दें, तब बताइए ये पॉइंट है कहाँ? सरकमफेरेंस पर, ठीक है। और ये क्या है? सेंटर। तो m से n तक का दूरी क्या होगा? m से n तक का रेडियस के बराबर होगा। तो रेडियस था कितना? यही था, यही था, तो कितना था? x प्लस 1/2। तो इसका वैल्यू क्या होगा? x प्लस 1/2। समझ गए? अब इस चीज को ऑब्जर्व किया जाए, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा? तो ये पूरा कितना था? पूरा था x प्लस 1/2। उसमें अगर ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकलेगा। ये पूरा था x प्लस 1/2, उसमें हम 1 घटाते हैं, ये वाला घटाते हैं, तो ये पूरा में जब ये वाला घटाएंगे तो ये नहीं निकलेगा, MB निकल जाएगा। तो घटा के देखो, LCM 2, यहाँ से x प्लस 1, 2 का गुना 1 से, तो यहाँ से निकल गया x माइनस 1/2, ठीक है। किसका वैल्यू आया? MB का वैल्यू। तो MB निकल गया x माइनस 1/2, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया जाए, MBN को, MBN को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखते हैं हाँ, इन ट्रायंगल MBN, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि MN का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि MB का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर। तो MN का स्क्वायर का मतलब M से N का स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
बराबर एम बी का स्क्वायर, एम से बी तक का दूरी का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एन, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, बी एन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये बी एन अननोन है, तो बी एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर भेजेंगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया बी एन के होल स्क्वायर का, ठीक है। इसे कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से सबसे पहले यू हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस ये होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 बराबर बी एन का होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4, इसका वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x, सही है। यहाँ लिखा जाए माइनस इसका वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ब्रैकेट में रखेंगे, क्या कि आगे माइनस है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2x बराबर किसका वैल्यू आएगा, बी एन के होल स्क्वायर का, ठीक है। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 रहेगा और यहाँ माइनस 1 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा, ये 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2x यानी कि 2x प्लस 2x कितना 4x, अब 4x/4 कितना होगा x, यानी कि बी एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, बी एन स्क्वायर का वैल्यू आ गया x, यानी कि बी एन का वैल्यू √x, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ऐसा अगर हम करते हैं तो b से n तक का जो दूरी होता है वह √x के बराबर होता है। यहाँ हम समझ गए कि इसका वैल्यू b से n तक का लेंथ जो होगा √x के बराबर होगा, कब, जब a से b तक का दूरी कितना है x यूनिट, b से c तक का दूरी 1 यूनिट, तो उस समय b से n तक का दूरी कितना आएगा √x यूनिट, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट कहाँ करना था, नंबर लाइन पर, या फिर बोले कि हमें जानना था कि नंबर लाइन पर क्या हम √x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब नंबर लाइन, एक इमेजिनरी नंबर लाइन हम बनाएंगे, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब जरा बताया जाए, अगर हम बी पॉइंट को अगर ओरिजिन मान लें, मतलब 0 मान लें, पॉइंट 0, हम कहें कि इफ बी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, या फिर बी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 0, अगर हम ऐसा मान लें कि बी पॉइंट जो है वो 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी पॉइंट किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बी से सी तक का दूरी क्या था 1 यूनिट, यानी कि उस समय सी पॉइंट जो होगा वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ऐसा देखा जाए बी से एन तक का दूरी क्या है √x, मतलब कंपास में पेंसिल सेट करके अगर ऐसे रख के अगर आर्क अगर काटेंगे इसी लाइन को आगे तो कहीं कटेगा ना, ठीक है, जहां भी कटे, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे लेके आओ, ऐसे अगर काटेंगे तो कहीं कटेगा नंबर लाइन को, ठीक है, और जहां कटेगा उसका दूरी इससे कितना होगा, b से n तक का दूरी कितना था √x, तो यहाँ से आर्क काटेंगे तो यहाँ से b से इस पॉइंट का दूरी मान लेते हैं, कुछ और पॉइंट मानते हैं r मान लेते हैं, ठीक है, तो b से r तक का दूरी क्या होगा, ये √x था तो ये भी कितना होगा √x, यानी कि r पॉइंट √x यूनिट होगा यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये r पॉइंट जो होगा वही √x नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किए, अब पूरा प्रोसेस नहीं बताएंगे, ठीक है, वो तो समझ चुके हैं कि ऐसा करने पर नंबर लाइन पर हम √x को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले √x को रिप्रेजेंट करना है तो x लाइन लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ए भी खींचना है x यूनिट का, उसके बाद क्या करना है, इसे और आगे 1 यूनिट तक बढ़ा देना है, पॉइंट सी नाम दे दिए। अब क्या करना है, इस AC का मिड पॉइंट खोजना है, मान लेते हैं m को मिड पॉइंट और MC के बराबर रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचेंगे जो A से भी होकर जाएगा, क्या कि M से C का दूरी और M से A तक का दूरी बराबर होगा, M मिड पॉइंट है, ये पूरा दूरी कितना होगा x + 1, तो ये पूरा कितना होगा x + 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते थे, नाम दे दिया bx, ठीक है, हो गया। अब जहां भी कटा उसका कुछ नाम दे दिया जाए n, m से n तक का दूरी को मिलाया जाए, मिला दिए,
तब m से n तक का दूरी किसके बराबर होगा, इस सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर, रेडियस ही था x + 1/2, तो ये भी वैल्यू क्या होगा x + 1/2। अब इसका वैल्यू निकाल लिया जाए, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, पूरा कितना था x + 1/2, ये था 1 यूनिट, तो ये होगा x - 1/2, निकाल लेंगे। x + 1/2 में 1 जब घटाएंगे तो x - 1/2। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जब यूज किए तो इसका वैल्यू हो गया √x। अब हमको नंबर लाइन पर नंबर दिखाना है, उसमें √x है कि नहीं उस नंबर लाइन पर, वही शो करना है, तो इसे और एक्सटेंड किया जाए। अगर इस पॉइंट B को हम ओरिजिन माने या फिर बोले जब 0 नंबर को अगर पॉइंट B रिप्रेजेंट करा है तो उस समय C जो होगा पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और E वाला लेंथ कितना था, √x के बराबर, √x के बराबर। मतलब यहाँ से कंपास में पेंसिल सेट करके अगर ऐसे अगर काटे आर्क तो कटेगा कहीं, तो जहाँ भी कटेगा वह पॉइंट जो होगा इस O से, ओरिजिन से, या फिर पॉइंट B से या नंबर 0 से एक √x यूनिट दूर होगा, √x यूनिट, यानी कि यह पॉइंट जो होगा वो √x को रिप्रेजेंट करेगा। हो गया, ऐसे ही बनाना है ये वाला सवाल। √10.5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 10.5 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, 10.5 स्टेप्स तो लिख लोगे कि वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 10.5 यूनिट, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट और इसे आगे बढ़ाना है, AB को 1 यूनिट और पॉइंट C तक बढ़ा देना है, ठीक है। एक्सटेंड AB टू पॉइंट C सच दैट BC = 1 यूनिट, यह हमारा सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में कि फाइंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट मार्क कर लिए। उसके बाद ड्रॉ अ सेमी सर्कल हुज सेंटर इज M एंड रेडियस = MC, ठीक है। तो सेमी सर्कल खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, A से होकर जाएगा। उसके बाद क्या खींचना है कि ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC एट पॉइंट B, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू AC एट पॉइंट B पॉइंट के पास AC पर परपेंडिकुलर लाइन खींचे। लेट दिस परपेंडिकुलर लाइन मीट द सेमी सर्कल एट पॉइंट N, बोल दिए। उसके बाद ज्वाइन पॉइंट M to N, M से N को मिला देते हैं। तो M से N को जब मिलाते थे, जिस समय ये वाला वैल्यू कितना था, A से B तक का दूरी x यूनिट मानते थे, उस समय इसका वैल्यू क्या आता था, √x यूनिट, याद किया जाए। मतलब ये जब 10.5 होगा तो उस समय इसका वैल्यू हो जाएगा √10.5 यूनिट, इसके पहले वाले सवाल में देखें। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो एज्यूम करो, मान लो कि ये नंबर लाइन है जिसमें B पॉइंट ओरिजिन को नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C जो है B से 1 यूनिट दूरी है, मतलब ये 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और ई वाला √10.5 है, √10.5, तो कंपास में ऐसे लेके आर्क जब काटेंगे तो जहां कटेगा, ठीक है, इतना नजदीक भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू जब 1 यूनिट है तो √10.5 जो होगा अप्रोक्स कितना होगा, √9 का वैल्यू 3 होता है, √9 का वैल्यू, ये तो √10.5 है, मतलब 3 से ज्यादा होगा। तो कहीं भी कटे, हम तो ऐसे रफ दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर से मान लेते हैं कि यहाँ कहीं कटता है, ऐसे लेने पर इधर कहीं कटा, ठीक है। जहां भी कटेगा वही पॉइंट जो होगा √10.5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टेप लिख देना है जैसे बोले। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे अच्छे से दोनों सवाल। अब एक लास्ट सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है कि विजुअलाइज 2.665 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अच्छा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके इस नंबर को तुम विजुअलाइज करो, मतलब ऐसा विजुअलाइज करो कि यह नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यह नंबर किसके बीच में है, 2.665, यानी कि यह नंबर 2 और 3 के बीच में है। तो सबसे पहले नंबर लाइन लिया जाए, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बार बार मैग्नीफाई करके देखेंगे कि क्या नंबर लाइन पर यह नंबर पॉइंट के रूप में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले नाम 1, 0, 1, 2, यहाँ मान लेते हैं 3 और 4 रहा होगा। इसके बीच में रहा होगा 2.1, 2.2, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, और बड़ा लेते हैं, मान लिया जाए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये मान लेते हैं सिर्फ 2 दिखाते हैं और 3 दिखाते हैं, बाकी और इसके बीच में ही रहा होगा। ये 2.1 मान लेते हैं,
इसके बीच में 2.2, फिर 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है। इसके आगे 2.6 और आगे ले लेते हैं 3, 2.7, 2.8, फिर रहा होगा 2.9 और आगे रहा होगा 3, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एक नंबर हमको दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में, मतलब इसी के बीच में रहा होगा। अच्छा 2.6 है और 2.6 से ज्यादा है, मतलब यह नंबर क्लियर है कि 2.6 से ज्यादा लेकिन 2.7 से कम, मतलब 2.6 और 2.7 के बीच में रहा होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। तो ये तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर से मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ पर लाके मैग्नीफाइंग ग्लास लाएंगे और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे इसको। तो ये वाला जितना भी पॉइंट है वो क्या होगा, जूम हो जाएगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जितना भी नंबर है उसे हम थोड़ा क्लियर से देख सकते हैं, 2.6 और 2.7 के बीच के नंबर को। तब स्टेप 2 में हम जो मैग्नीफाई किए हैं, किसको मैग्नीफाई किए हैं, 2.6 और 2.7 के बीच वाले सारे नंबर को। तो मान लेते हैं कि 2.6 यहाँ था 2.7, इसके बीच में ही ये लाई कर रहा होगा, तो अब इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो पहले इसके बीच में कौन रहा होगा, 2.61, इसके बीच में ये 2.6 है और बढ़ा लेते हैं, यहाँ है मान लेते हैं 2.7 रहा होगा कहीं, ठीक है। 2.62, आगे रहा होगा 2.63, फिर रहा होगा 2.64, फिर रहा होगा 2.65, वैसे ही 2.66, 2.67, 2.68, फिर रहा होगा 2.69 और आगे रहा होगा 2.7, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ 2.1, 2.2 हो रहा होगा, वैसे 2.61, 62, 63 वैसे चला होगा, ठीक है। अब यह नंबर देखा जाए 2.61 हम लिए हैं, तो यह नंबर क्या है 2.61, फिर आएगा 2.62, तो एक बार आएगा 2.66, यहाँ आएगा, तो 2.66 से बड़ा है लेकिन 2.67 से छोटा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम 2.66 और 2.67 के बीच के प्लेस को हम मैग्नीफाई करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है। तो उसके बीच का नंबर जूम होके दिखेगा। तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, दिखाते हैं किसको, 2.66 और 2.67 के बीच के नंबर को, ठीक है। तो इसके बीच में होगा 2.661, फिर होगा 2.662, उसके बाद होगा 2.663, ऐसे ही रहा होगा 2.664, फिर रहा होगा 2.665, पहुंच गए वहाँ, हाँ दिख गया है उसके बीच में 2.666, फिर होगा 2.667, फिर होगा 2.668, आगे रहा होगा 2.669 और आगे रहा होगा फिर 2.7, ठीक है, देख गया। अब यहाँ पर ये नंबर हमें दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये नंबर, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें विजुअलाइज करना था। तो हम विजुअलाइज कर लिए, कैसे किए, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, ठीक है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप मैग्नीफाई करके हम उस नंबर को विजुअलाइज किए, ठीक है, देखें, ठीक है, बाई एक्टिविटी मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से कि वह नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। साइज 1.5, 1.6 और MCQ का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वह आप खुद से कर सकते हैं। हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं उस एग्जाम्पल के मदद से सारा सवाल बनाया जा सकता है। तब आप खुद से बनाएं और देखें कि क्या आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर आपने अच्छे से सारे वीडियो लेक्चर को देखा है तो आप 110% आप बना पाओगे, ठीक है। तब यह फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का नंबर सिस्टम आज खत्म होता है। अब हम सेकेंड चैप्टर पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।